Hello everyone, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. So today I already have something very interesting for you all. The video जो आज आपको मिलने वाला है वो सिर्फ क्लास के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है. पर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे सो दैट आपका कंपटीशन लेवल आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. इस चैनल पर आपको बहुत ही आसान तरीके से केमिस्ट्री बताई जाती है. सो आज हम किस चैप्टर को ले रहे हैं? वेरी गुड. आज हम ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये एक बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का. सिर्फ क्लास 9th to 12th ही नहीं बल्कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक नीट है, जेई है या एनटीएससी है, ओलंपियाड्स हैं, जो आपके एजुकेशन के टाइम के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. साथ ही वो लोग जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी जॉब के लिए कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं जैसे सीटेट है, टीटी है, यूपी है, जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द मास नंबर ऑफ एन एटम. किसी एटम का मास नंबर क्या है? क्या चीज़ है मास नंबर? देखिए, मास नंबर उस एटम का मास बताता है. तो मास जो शो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से शो होता है. कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों के नंबर्स के टोटल को हम मास नंबर कहते हैं. आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक करेक्ट है. एमसीक्यूज़ का मतलब ही यही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो पहला ऑप्शन आपको दिया है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया. न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो गया. थर्ड वन इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड द मास नंबर. लास्ट वाला है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इसका कोई लेना देना नहीं है मास नंबर से. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, who is credited with the discovery of electron. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आंसर, जे थॉम्सन हैज़ डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन. आपको यहाँ पर और भी नाम दिए हैं नीचे. जेम्स चैडविक जिनको न्यूट्रॉन्स के लिए जाना जाता है, रदरफोर्ड जिनको न्यूक्लियस के लिए जाना जाता है, और नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया था एटम्स के लिए. राइट. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जे थॉम्सन. आप ये नीचे वाले भी बाकी नेम्स को लर्न कर सकते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया है. ओके, मूविंग टू द थर्ड वन. एन एटम हैज़ अ मास नंबर ऑफ 37 एंड एटॉमिक नंबर 17. कोई एक एटम है जिसका मास नंबर आपको दिया है 37 और एटॉमिक नंबर दिया है 17. हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज इट हैव? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके पास. आपको क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया है. लेट मी क्लियर यू दैट एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. राइट. एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो इस क्वेश्चन में कितने एटॉमिक नंबर आ रहा है? 17. तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 17. नॉट द 20, नॉट 54, नॉट 21. आंसर इज B, 17. Moving to the fourth one, which of the following mostly accounts for the mass of an atom? अभी आप पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटम के मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. लर्न इट. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे कंबाइन टू फॉर्म मास ऑफ एन एटम. ओके, मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. विद इन एन एटम, एक एटम के अंदर, द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज. जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, अगर उसका कंपैरिजन हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी एटम के बाकी पार्ट से करें
तो न्यूक्लियस और उसके बीच में क्या रिलेशन आता है, मीन्स बिगर है कि स्मॉलर है या सेम साइज़ का है, मास में क्या डिफरेंस है, हैवी है या लाइट है, ये आपको बताना है। देखिए एटम जो होता है उसमें सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इमेजिनरी पाथ होता है जिसको हम एनर्जी शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस ही वो पार्ट है जहाँ पर एटम का मास कंसंट्रेट होता है। अब जहाँ पर मास होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि हैवी हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने जब इसकी डिस्कवरी की थी तो बताया था कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। आप रदरफोर्ड की डिस्कवरी मेरे और वीडियोस में देख सकते हैं, मैं इस पर उसका लिंक शेयर कर दूँगी कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में क्या बताया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस बाकी अपने मास में जो भी उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उससे बहुत छोटा होता है, वॉल्यूम में देखने में छोटा होता है लेकिन उसका मास हैवी होता है, राइट, क्योंकि मास वहीं पर है तो वो हैवी है लेकिन देखने में वो छोटा सा होता है। ओके, सो आंसर बी इज करेक्ट, स्मॉलर इन वॉल्यूम बट हैवियर इन मास। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज what would be the atomic number of the element in whose atom the K and L shells are full। पूछ रहा है उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा जिसकी K और L शेल कम्प्लीटली फुल रहेगी। अभी आपने बोहर का नाम सुना था तो उनके मॉडल के अकॉर्डिंग शेल्स को नाम दिए गए थे KLMN। K शेल सबसे अंदर वाली होती है जो न्यूक्लियस के जस्ट पास में होती है, देन L शेल आती है। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेल फुल हैं, तो जैसे आप कहीं पे बुकिंग कराते हैं और सीट्स फुल होती हैं तो टोटली सीट आप काउंट करते हैं। फुल का मतलब मान लीजिए वहाँ 50 सीट है और आपसे कोई कहे फुल है यहाँ पर हॉल, तो आप यही समझेंगे 50 सीट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं। वैसे ही K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और L शेल में 8, तो टोटल कितने हो गए 2 + 8, 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10। तो एटॉमिक नंबर एटम का क्या हो जाएगा 10, तो आंसर है आपका A, राइट। मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, विच मेटल वॉज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए फिर से रदरफोर्ड का नाम आ गया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन में ही एक आंसर मिल गया कि उनके एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्यों कहते हैं वो आप लिंक में देख के समझ जाएंगे। पूछ रहे हैं कौन सा मेटल यूज़ किया था, इसका मतलब इन्होंने कोई मेटल यूज़ किया है। आपको बता दूं इन्होंने गोल्ड यूज़ किया था क्योंकि गोल्ड से सबसे ज़्यादा पतली शीट बनाई जा सकती है। मेटल के द्वारा पतली शीट बनाए जाने को मैलिएबिलिटी कहते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब पतली से पतली शीट बनाए, जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं ना फूड रैप करने के लिए, वैसे ही गोल्ड फॉयल होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो रदरफोर्ड ने क्या यूज़ किया था, कौन सा मेटल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, आंसर है ए गोल्ड। नाउ नेक्स्ट, एन एलिमेंट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 287, इट्स वैलेंसी इज। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जैसे आपको कहीं पर बिठाया जाता है, आपको अपने क्लास में, तो आइदर आप रोल नंबर वाइज बैठते हैं, आइदर आप हाइट के अकॉर्डिंग बैठते हैं, आइदर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग सेग्रीगेट हो गए कि इस पार्ट में गर्ल्स सीट इस सीट पर बैठेंगी या उस सीट पर बॉयज़ बैठेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स को अरेंजमेंट उनका किया जाता है। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन्स का भी अरेंजमेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया K शेल में 2, L शेल में 8 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। बट मैक्सिमम किसी भी शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, राइट। सो आपको दिया गया है कोई एक एलिमेंट है, उसका कन्फिग्रेशन है 287। सिंपली पूछ रहा है वैलेंसी क्या है। देखो वैलेंसी इस तरह निकालते हैं कि अगर आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट का मतलब होता है ये बाहर वाले में, ये जो सबसे बाहर वाला नंबर है ये कौन सा है, ये नंबर बताता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इस वाले एलिमेंट में 7 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, राइट।
तो अगर ये नंबर 1 से 4 तक होता है तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती जितना नंबर लिखा होता है। 1 लिखा होता तो 1 ही होती, 2 लिखा होता तो 2 ही होती। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 5, 6, 7 या 8 भी आप लिखते हैं, 5, 6, 7, 8, अगर ये आ रहा है तो आप इसको 8 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 8 से 7 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 1, क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके पास कितने कम है, 1 ही कम है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा D1। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर। अब पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन अगर करा दें तो एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कतई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या रहता है, सेम रहता है, राइट, कोई चेंज नहीं आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसका आपको नाम बताना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए आइसोटोप क्या चीज़ होती है। आइसोटोप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट के ही बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो सभी हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन चेंज कहाँ होगा, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंस होगा, उनका जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा, मास नंबर उनका, राइट। सो आप ये भी सुन लीजिए कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। देखिए ऑप्शन में तीनों लिखे हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, राइट। ड्यूटीरियम ऐसा है जिसमें 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम ऐसा है जिसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, यानी टोटल 3 है, तो 3 है तो ट्राई कहने लगे उसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम, पहला वाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेज दैट हु of the following was awarded the Nobel Prize for his measurement of elementary electronic charge। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है, राइट। पूछा जा रहा है कि कौन है व्यक्ति ऐसे जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है, किस लिए, फॉर हिज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का उन्होंने मेजरमेंट किया था। नाम है रॉबर्ट मिलिकन। ये नाम आप कायदे से याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बाकी जो साइंटिस्ट लिखे हैं, रदरफोर्ड फॉर न्यूक्लियस, जेम्स चैडविक फॉर न्यूट्रॉन्स एंड जे थॉमसन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मिलिकन फॉर measurement of elementary electronic charge, right? Okay, moving to the next, how are the subshells in an atom labeled? सबशेल्स को कैसे लेबल किया गया? जो शेल होती हैं, ऑर्बिट जिनको आप कहते हैं KLMN, उनके अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं जिससे आप सबशेल कहते हैं। तो उनको कैसे बांटा गया है ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। SPDFG, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना भी हुआ है, SPDF, आगे G भी आता है उसके बाद, तो SPDF एंड G। मूविंग टू द 13 क्वेश्चन, द आइसोटोप्स ऑफ न्यूट्रल एटम्स। कोई एक न्यूट्रल एटम है, उसका आइसोटोप है ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन। अब किस में डिफरेंस आएगा? देखिए, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो क्या चीज़ डिफर हो जाएगी? मास नंबर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। नंबर, एटॉमिक नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करें या केमिकल, और सब एक ही चीज़ है। एटॉमिक नंबर हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सब एक बात है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ना, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। लेकिन मास नंबर इन तीनों से अलग है, और आइसोटोप्स भी उन्हीं को कहते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन एलिमेंट और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20 इज़। वेरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा उस एटम का जिसका 20 हो मास नंबर। अब भाई देखिए, जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 2, 8, 18, 32, K, L, M, N। K में 2 रह सकते हैं, L में 8, M में 18 और N में रह सकते हैं 32। लेकिन मैंने कहा था ना आपसे
कि 8 से ज़्यादा आउटर मोस्ट में नहीं रह सकते, तो इन्होंने आखिरी वाले को क्या कर दिया है, 8 और 2 में डिवाइड कर दिया है। तो आप बताइए कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है पूरी। तो 2 8 8 2 होता किसका एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा 2 8 8 2 2 8 10 नहीं लिखेंगे आप। चलिए, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन, चलिए बात आ गई कि एटम का सारा मास कहाँ पर होता है, भैया सेंटर पर होता है, आपको बताया जा चुका है। और एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो सेंटर एंटायर मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। अब पूछा जा रहा है 16 क्वेश्चन में कि एन एटम डिफर्स फ्रॉम इट्स आयन, अपने आयन से एक एटम कैसे डिफरेंट हो सकता है। देखिए, किसी भी एटम से जब आयन बनते हैं तो सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे होते हैं या दिए, या आइदर गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स और टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। आयन तभी बनेगा एटम से, एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन कम कर लें या किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लें तो आइदर निगेटिव चार्ज उसका कम हो जाएगा और आइदर बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको आयन ही मिलेगा, यानी आंसर हो जाएगा सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, द प्रोटॉन इज हैवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आंसर आपको कायदे से याद करना है, 1837 टाइम्स। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। कितने टाइम्स हैवी है, 1837। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन कितना ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन को आप नहीं देख सकते आँखों से, तो इलेक्ट्रॉन तो सवाल ही नहीं उठता। राइट, 1837 टाइम प्रोटॉन इज हैवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन। 18 क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ चार्ज एटम। चार्ज एटम का मतलब है जिसपे आयन हो, चार्ज लगा हो, आयन हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उनके लिए कौन सी बात सही है। अब यहाँ पे नीचे 4 बातें लिखी हैं, तो 4 में से कोई एक सही होगी। मैंने ऑलरेडी रेड से मार्क कर दिया तो आप आंसर जान गए होंगे, बट फिर भी आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। पहला है एन आयन इज निगेटिवली चार्ज, ऐसा है। एन आयन, एन का मतलब ही होता है 1, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ए एन, तो एन का मतलब ही होता है 1, तो सिंपल एक लाइन खींच दो तो वो माइनस हो गया। तो एन आयन्स कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैट आयन कैसे होते हैं, देखो कैट लिखा है ना, कैट का मतलब होता है कट, कटा हुआ बीच से, तो वो प्लस हो गया, कटा होता है ना बीच से। तो कैट आयन्स कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। यहाँ क्या लिखा है, निगेटिवली चार्ज, यानी ये तो गलत हो गया ऑप्शन। राइट, कैट आयन्स हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। भाई कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके ऊपर तो माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा ना, जितने होने चाहिए तो उतने हैं, बट वो किसी और से उधार ले रहा है तो उसके ऊपर तो माइनस चढ़ गया ना उल्टा। तो कैटायन ऐसा नहीं करते हैं, कैटायन होते हैं पॉजिटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, गेन नहीं करते हैं। गेन करेंगे तो एन आयन हो जाएंगे, यानी ये लाइन भी गलत हो गई। नेक्स्ट है एन आयन हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब इसी का उल्टा यहाँ लिख दिया है, अगर एन आयन लॉस्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कोई अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है तो वो कैटायन बन जाता है। राइट, चलिए मूव करते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही हैं, आप सभी उनके नाम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच क्या रहा है यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। राइट, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, शुरू से ही आप 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं कि कौन है जो एटॉमिक नंबर को बता रहा है, प्रोटॉन्स बताते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बता रहे हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला मार्क कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर यही ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखा होता, एंड की जगह और लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन एंड का मतलब है दोनों को आपने जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप किसको मार्क करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। राइट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल विद एन एटॉमिक नंबर 28।
भाई क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर 28 है, जो हमारा निकल है एलिमेंट, मेटल होता है ये, इसका कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखेंगे। एक मैंने वीडियो डाला है अफवाह रूल, उसका भी लिंक मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप उसको देखिएगा, आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों हुआ। देखिए शुरू से लेके आखिरी तक के जितने भी 4 आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें आप मैचिंग करिए तो सब आपको बराबर दिखेंगे। 1s2 सभी में है, 2s2 सभी में है, 2p4 है, 3s2 है, 3p से चेंजेस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो 3p8 बच्चों ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3p में हमेशा मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 के बाद जगह ही नहीं है, तो 7 8 आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन ए तो हर हाल में गलत हो गया। चलिए अब तीनों में देखिए 2p6 3p6 बराबर आ रहा है सब में। अब क्या चेंज आ गया, 3d10 2 में आ गया। देखिए 3d10 अगर हम कर देते हैं तो क्या 28 आ रहा है। आपको मालूम है जोड़ा कैसे जाता है, ये जो ऊपर आपने पावर्स लगा रखी हैं इनको जोड़िए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 एंड 28। देखो 28 तो आ रहा है भाई इसमें। नीचे सी वाले में देख लेते हैं, यानी बी वाला हो सकता है, अभी श्योर नहीं है। सी वाले को देख लेते, 2 2 4 4 8 भाई 2p देखो 4 कर दिया। जब इसके पास जगह है 6 रखने की तो आगे क्यों भागना, यानी ये तो देखो सी वाला तो कम्प्लीटली गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि 2p6 होता है, 2p4 नहीं होता। अगर 3s2 आया है तो 4 तब होगा जब इतने ही पर स्टॉप हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने ही पे स्टॉप नहीं हो रहे हैं, आगे भी भर रहे हैं। तो जब p के पास जगह है तो आगे की सीट क्यों भर रहे हैं। तो भाई ए और सी तो देखो गलत हो गया। बच्चे क्या हमारे पास बी और डी। कैसे करेंगे, देखिए 3d10 पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि 3d से पहले 4s फिल होता है। एक रूल होता है n+l, वो भी आप अफवाह रूल से समझेंगे, यहाँ पर समझाने बैठेंगे तो इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा। n+ रूल के n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s पहले फिल होगा और फिर 3d का नंबर आएगा। लिखते हालांकि 3d पहले 4s बाद में लिखते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 2p6 के बाद पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में फिल हो जाएंगे, फिर बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो 9 to 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ऑप्शन में नहीं आ करके आ भी सकते ऑप्शन में, पर आता नहीं है। जनरली आता क्या है, आपसे डायरेक्ट ऊपर क्वेश्चन जो दिया वो पूछा जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो आपको तो 100% सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नियॉन हैव। देखिए नियॉन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि 2 8, पहले में 2 फिर 8, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। भाई अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात मैंने कहा था है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कौन शो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घटेंगे बढ़ेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये कहिए नॉर्मल जो न्यूट्रल एटम है आपका वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। यानी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ निगेटिवली चार्ज एटम। देखो लिखा है यहाँ पर निगेटिवली चार्ज एटम को एनायन कह रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं निगेटिवली चार्ज एटम में वो कितने होंगे। देखिए कोई भी एटम अगर निगेटिवली चार्ज हो रहा है या पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, कैटायन बना रहा है या एनायन बना रहा है, इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, अगर निगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन कम होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। भाई कैसे होंगे, किसी भी एटम, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स जो है न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल वाले से तो कोई लेना देना है नहीं, पर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि जितने प्लस है उतने ही माइनस होने चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तभी एटम न्यूट्रल होगा। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब हम कह रहे हैं कि आपका जो एटम है वो निगेटिवली चार्ज है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिक प्रोटॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। पहला क्या था, मोर देन, तो मोर हो नहीं सकता, राइट। लेस देन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भाई प्रोटॉन खुद ही होते हैं तो लेस का सवाल ही नहीं उठता।
मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा ही नहीं हो सकते। फिर आता है लेस देन, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उल्टा आ गया आइसोटोप्स का। अब आपको बताने हैं वो एटम्स को क्या कहते हैं जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। भाई आइसोटोप का अपोजिट है, इनका नाम होता है आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग अलग होता है लेकिन मास उनका सेम होता है। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होते हैं। पर आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। राइट। नेक्स्ट है द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी मैटर की किसने प्रपोज की थी? तो ये बहुत ही ईजी आंसर है, सबको मालूम है, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली एटॉमिक थ्योरी मैटर की दी थी। राइट। बाद में एक्सेप्ट नहीं करी गई, हालांकि कुछ पॉइंट उनके ठीक थे, बट फिर भी आपको याद यही करना है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने प्रपोज की पहली बार? जॉन डाल्टन ने। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बताना है मिक्सचर नहीं है, यानी कि 3 मिक्सचर होंगे। पहला है शुगर इन वाटर। भाई 2 चीज़ें मिला दी तो ऑटोमेटिक मिक्सचर बन गया। पानी में आपने शक्कर डाली तो मिक्सचर बन गया। दूसरा है LPG। LPG जो आप घर पे गैस यूज़ कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी मिक्सचर होती है। उसमें एक मरकेप्टन नाम की गैस ऐड करते हैं जिससे आपको स्मेल पता चलती है। जो वाली गैस होती है जिससे पेट्रोलियम गैस जो है उसमें कोई स्मेल नहीं होती कि आपको पता चले। मरकेप्टन डाली जाती है उसके साथ ताकि आपको जब अगर लीकेज हो तो आपको तुरंत खुशबू सुनाई दे। जो आपको खुशबू या बदबू जिसको आप कहते हैं गैस की आती है, वो मरकेप्टन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेज हैं और पोल्यूशन है। नेक्स्ट आता है डिस्टिल्ड वाटर, द प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर मिक्सचर नहीं है, ये अपने आप में मॉलिक्यूल है, अलग है। आंसर क्या हो गया? डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 28 सेज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। ये तो आप लोगों को वैसे भी मालूम है बट फिर भी आप देख लीजिए, आंसर इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। 29 क्वेश्चन 1 AMU इज। AMU क्या है? AMU एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या बताती है? ये बताती है आपको एटॉमिक मास जो आप निकाल रहे हैं अभी तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन करके, उसकी यूनिट होती है AMU। तो 1 AMU किसके बराबर है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको लर्न करना है। सी वाला 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये है 1 AMU का आंसर। ये इसको प्लीज़ आप लर्न कर लीजिए क्योंकि मोल्स में बहुत जगह आपको ये यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सबको फॉर्मूला अच्छे से रटा है, E=mc²। ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। तो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो हैं आइंस्टाइन जी। इनको तो भूल ही नहीं सकते हैं आप सब। चलिए खैर फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप और वीडियोस अच्छे देखना चाहते हैं और तुरंत पाना चाहते हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी आपसे थोड़ी हेल्प ले सके। और लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, पर मुझे आप मोटिवेट करेंगे, मुझे आप अप्रिशिएट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोगों को मेरे बनाए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। टिल देन बाय बाय।